जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे माता पिता दादा दादी के साथ होंगे। तो आज हम क्लास 6 विज्ञान साइंस को समझेंगे। चैप्टर 4 जो हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं वस्त्र है, इसको समझेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझते हैं। तो आज का चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 4, हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। पहला चैप्टर था हमारा भोजन, दूसरा था भोजन के अवयव और तीसरा था स्वस्थ एवं स्वच्छता। इसको हमने कवर कर लिया। आज इसमें हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं वस्त्र, जो भी हम वो वस्त्र पहनते हैं वो कहाँ से आता है और उसका निर्माण कैसे होता है। इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, समझेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वस्त्र क्या होता है। आप देखते हैं हम जो भी कुछ पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, या ठंड से बचने के लिए, या गर्मी से बचने के लिए, या अपने को सौंदर्य दिखने के लिए, आकर्षण दिखने के लिए, इन्हीं को हम वस्त्र कहते हैं। यानी कि जो भी कुछ हम पहनते हैं उसको हम वस्त्र कहते हैं। ठीक, आज हम जानेंगे वस्त्रों के इतिहास के बारे में कि वस्त्र जो हम पहनते आ रहे हैं इतना रंगीन है और जो इस कैसे बनता है वस्त्र, इन सब के बारे में जानेंगे। कि पहले जो हमारे दादा परदादा थे वे सब इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि इतिहास यानी कि पहले प्राचीन समय में लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्या पहले भी ऐसे वस्त्र पहना जाता था, इन सभी को हम समझेंगे। इसके बाद कपड़ा तैयार करने की विधि, जो आप कपड़ा देखते हैं उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, इनको भी हम समझेंगे। इसके बाद कुटीर उद्योग क्या होता है, करखा क्या होता है। करखा का आप नाम सुने होंगे बहुत अपने माता पिता या दादा दादी से, इन सब के। तो चलिए शुरू करते हैं वस्त्रों का इतिहास। तो देखिए, रेशम की कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीन वासियों ने सीखा। तो प्राचीन काल में क्या होता था, आप चलिए प्राचीन काल की ओर हम आपको ले चलते हैं। तो प्राचीन काल में वस्त्र जो बनाए जाते थे उसको, यानी कि जो पहले के मानव थे ना, उनको वस्त्र बनाने की तकनीकी का ज्ञान नहीं होता था। तो वे क्या करते थे, जो भी आप पत्ती देखते हैं या जानवरों के जो छाल होते थे, जो जानवर मर जाते थे उसके छाल से वे वस्त्र बनाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके बाद मानवों में ज्ञान आया, तब उसने जो चमड़े का जो होता था उसको सी के बनाने लगा। सी यानी कि जो भी चमड़ा होता था उसको या छाल होता था उसको लपेट कर एक वस्त्र बनाने लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे विकास होता चला गया और आज नई तकनीकी के अनुसार हम इस प्रकार से वस्त्र पहनते थे। तो सबसे पहले जो वस्त्र का जो खोज किया था रेशम की, यानी कि जो एक कीट होता था उसकी खोज सबसे पहले चीन वासियों ने की थी। कहाँ के थे, तो वे चीन के थे। इसके बाद मिस्र, यानी कि प्राचीन काल में मिस्र के लोग भी वस्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया, कपड़ा के बारे में। ठीक, तो समझ गए कि पुराने समय में व्यक्तियों ने वस्त्र की जानकारी प्राप्त की थी। धीरे धीरे बदलता गया, पहले लोग छाल का उपयोग करते थे, इसके बाद धीरे धीरे नई तकनीकी के अनुसार हम इस प्रकार के वस्त्र भी पहन रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद बताते हैं कपड़ा तैयार करने की विधि। तो कपड़ा तैयार करने की 2 विधि होता है। पहला विधि हो गया कताई द्वारा, इसको हम स्पेनिंग कहते हैं, कटाई द्वारा, और दूसरा होगा बुनाई द्वारा, वीविंग कहते हैं। तो इन 2 तरीकों से हम क्या करते हैं, वस्त्र को तैयार करते हैं। पहला क्या हो गया, कटाई हो गया, दूसरा बुनाई हो गया। तो सब लोग समझते हैं पहले कि कटाई किसे कहते हैं। रेशा या तंतु से सूत्र या धागा प्राप्त करना। रेशा क्या होता है, रेशा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यह एक शर्ट है, शर्ट में जो भी आप देख रहे हैं धागा लगा हुआ, उसी को हम रेशा कहते हैं। यानी कि धागा को मोड़ कर बनाया जाता है, ऐंठा जिसको हम ऐंठन कहते हैं, उसको मोड़ कर बनाया जाता है, उसको हम रेशा कहते हैं। इसी रेशा से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कटाई कहते हैं तो रेशा या तंतु से धागा बनाना, जैसे कि आप पतंग उड़ाते हैं वो धागा होता है, इसी प्रकार के धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह कटाई समझ गए कि धागा बनाने को हम कटाई कहते हैं रेशम से। बुनाई क्या होता है, वीविंग क्या होता है। बुनाई होता है हाथ से बिनकर, यानी कि हाथ से बुनकर
हम जो भी बनाते हैं उसको हम बिनाई कहते हैं या बुनाई कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ठंड के समय में आप देखते होंगे कि आपके अगल बगल में क्या करते हैं, स्वेटर बीनते हैं, तो ये एक बुनाई विधि हो गया। स्वेटर बीनना क्या हो गया, बुनाई विधि हो गया, जो हाथ से बीनकर बनाए जाते हैं। समझ गए। इसके बाद हम समझते हैं कुटिल उद्योग क्या होता था। जैसे कि करखा जो होता था पहले, अब तो इतना नहीं होता है, लेकिन पहले जो करखा का उपयोग करते थे लोग क्या, वस्त्र बनाने में। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी चरखा का उपयोग क्या क्या वस्त्र बनाने में किया, उसी को हम कुटिल उद्योग कहते हैं। यानी कि छोटे पैमाने पर जो हम उद्योग करते हैं उसको हम कुटिल उद्योग कहते हैं। किस पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, यानी कि जो चीज़ का हम व्यापार कर सकते हैं, घर से भी बनाकर बेच सकते हैं, उसको हम कुटिल उद्योग करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पापड़ हो गया, पापड़ को आप घर से भी बनाकर बेच सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका अचार। अचार का भी आप क्या कर सकते हैं, घर में बनाकर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये उदाहरण हो गए आपके। ठीक, तो समझ गए कुटिल उद्योग के किसे कहते हैं, जिससे घर पे चलाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपी जो बुक है आपका या पेन से जब आप लिखते हैं, तो क्या यह कुटिल उद्योग का उदाहरण नहीं। इसको बड़े बड़े क्या बोलते, बड़े रूम में बनाए जाते हैं, उनके अलग से मशीन होते हैं, जिसको हम घर में नहीं बना सकते हैं, यानी कि उसको हम बड़े उद्योग कहते हैं। ठीक ना। और जो घर में बन जाता है उसको हम कुटिल उद्योग कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं करखा क्या होता है। करखा जो होता है, जो हाथ से चलाया जाता था। पहले आप देखते हो कि हम एक इसका पिक लगा देते हैं, यानी कि इमेज लगा देते हैं, आप देख सकते हैं करखा ऐसा होता है। इसके बाद समझ गए करखा कैसा होता है। तो उसमें जो होता था ना, उसको हाथ से चलाया जाता था, उसी को हम करखा कहते हैं। करखा भी दो प्रकार से होता है। देखिए, एक तो होता है हस्त करखा और दूसरा हो गया आपका विद्युत करखा। हस्त करखा से हम समझते हैं, हस्त यानी कि हाथ से, जो भी हम हाथ से जब चलाते थे उसको हम हस्त करखा कहते हैं। और विद्युत करखा, जिससे हम विद्युत से, यानी कि जो करेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी, इससे चलाते हैं, उसको हम विद्युत करखा कहते हैं। देखिए, करखा को लूम कहा जाता है। हैंड से चलाएंगे तो हैंड लूम, और बिजली से चलाएंगे तो पावर लूम। पावर मतलब बिजली हो गया। ठीक, तो ये समझ गए कि करखा दो प्रकार के होते हैं, इन्हीं से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आप आशा करते हैं कि कपड़ा तैयार दो विधि से किया जा सकता है। एक तो कटाई या धागा को मतलब ऐंठन करके धागे से, और दूसरा बुनाई वीविंग, हाथ से बीन कर बनाए जाते हैं वो स्वेटर। चलिए आगे और हम इससे आगे और समझते हैं। अब चलिए आगे हम जानते हैं तंतुओं के प्रकार। जैसे कि कटाई बुनाई हम समझे, उसी प्रकार हम जानते हैं कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो तंतु जो है वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु और एक संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु हो गए नेचुरल फाइबर्स। तंतु को क्या कहते हैं, फाइबर्स। आप सुनते होंगे कि आपके जो क्या बोलते हैं, तकिया जो पिल्लो होता है वो भी फाइबर्स के होते हैं, जो बेडशीट होते हैं वे भी फाइबर्स के होते हैं। ठीक ना। चलिए, इसके बाद संश्लेषित तंतु, सिंथेसिस और आर्टिफिशियल फाइबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तंतु दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक तंतु वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण द्वारा समझते हैं, कपास हो गया, उसके पौधे आते हैं, उस कपास से हमें रुई प्राप्त होता है। इसके बाद उसकी को हम कॉटन कहते हैं। कॉटन का आप देखते होंगे अधिकांश जो गर्मी के समय में कॉटन वाले वस्त्र बहुत लाभदायक होते हैं। यह अधिकांशतः कपास का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि यह उद्योग वाला हो गया। इसके बाद पटसन या जूट, पटसन या जूट का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद सन या लीलन, सन या लीलन वो भी एक रेशेदार होता है। इसके बाद नारियल, नारियल को आप तो पता ही होगा, नारियल का रस्सी होता है जो क्या भूरा रंग का होता है, उसका उपयोग घर में किया जाता है या अन्य कामों में किया जाता है। इसके बाद अनानास जो आप पीते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है। सीलन भी एक प्रकार का रेशेदार ही तंतु है, लेकिन इससे वस्त्र प्राप्त नहीं किया जाता, इससे अन्य कार्य किए जाते हैं। तो आप समझ गए कि तंतु दो प्रकार से होते हैं, एक तो हो गया प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। एक हो गया नेचुरल फाइबर्स, एक हो गया आर्टिफिशियल फाइबर्स। इसके बाद
जो प्राकृतिक तंतु है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पादप वनस्पति या जंतु प्लांट, और दूसरा हो गया जंतुक तंतु। जंतु तंतु आप जानते हैं किसको कहते हैं? ये हो गया जैसे कि भेड़ों से क्या प्राप्त किया जाता है? ऊन प्राप्त किया जाता है। इसी से ना क्या करते हैं, ऊन, ये जो हम स्वेटर पहनते हैं, क्या भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है, या जैसे कि आप ब्लैंकेट देखते हैं, उस सब भी क्या होता है, ब्लैंकेट हो गया। या आप देखते होंगे काला काला जो पहले बहुत गढ़ता रहता है, वो भी भेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया पादप, या ये हो गया जंतुक स्रोत, यानी कि एनिमल से प्राप्त हुआ। तो समझ गए कि तंतु दो प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक हो गया नेचुरल, संश्लेषित का मीनिंग हो गया आर्टिफिशियल। ठीक उसी प्रकार जो प्राकृतिक है वो भी दो प्रकार से, एक हो गया पादप या वनस्पति, एक पौधों से प्राप्त होता है, और दूसरा किससे प्राप्त होता है? एनिमल से, यानी कि जानवर से प्राप्त होते हैं। तो जो पादप से प्राप्त हो गए वे हो गए कपास हो गए, उसको हम कॉटन कहते हैं इंग्लिश में, पटसन हो गए, जूट हो गए, लीलन हो गया, सन या लीलन हो गया, नारियल का हो गया, नारियल का रस्सी आप सुने होंगे, अनानास हो गया, सिलर हो गया। अब हम कपास के बारे में जानते हैं आगे, और जंतुक स्रोत को अच्छा से हम समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं कपास क्या होता है और कपास के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले कपास जो है सबसे पहले प्राचीन तथा लोकप्रिय औद्योगिक फसल कपास है। यह क्या है? सबसे प्राचीन यानी और लोकप्रिय है। यह बहुत पहले से कपास हमारे देश में उगाए जाते थे। और ये कपास कहाँ उगाए जाते हैं? तो यह मुख्य रूप से काली मृदा तथा उष्ण जलवायु क्षेत्र में, यानी कि जहाँ की मिट्टी काली होती है और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक होता है। जैसे कि राजस्थान में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ता है। जहाँ गर्मी और मिट्टी क्या हो, काली हो, वहाँ क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है। इसके बाद यह किस किस राज्य में उगाया जाता है? तो यह गुजरात हो गया, यह भी गर्म इलाके राज्य है। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। कौन से राज्य हो गए? पहला हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक। इन राज्यों में कपास की खेती की जाती है। और जब कपास की खेती करने में कई प्रोसेस लगते हैं, जैसे कि कपास जो उगता है तो सबसे पहले फूल बनता है। फूल किस रंग के होता है? पीले और उजले रंग का फूल निकलता है। फूल निकलने के बाद ये थोड़ा और बड़ा होता है। इसके बाद हरे रंग या नींबू के आकार का वो क्या जो कपास होता है वो एक दीवार बना लेता है। दीवार बनाने के पास इसी दीवार को हम कपास गोलक या बीज फलक कहते हैं। जब वो एक दीवार बना लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? कपास गोलक या बीज फलक। और जब इन सब को निकाला जाता है तो इसमें भूरा या व्हाइट कलर का कपास निकलता है। किस विधि से निकाला जाता है? पहले लोग हाथों से निकालते थे, लेकिन अब यंत्र के द्वारा, नई तकनीकी के द्वारा निकाला गया। ओटोनी एक यंत्र होता है, आप उसको चित्र के माध्यम से अभी समझ सकते हैं। जैसे ये ओटोनी है, ओटोनी एक यंत्र होता है। ठीक है, समझ गए कपास के बारे में कि कपास जो है सबसे प्राचीन और लोकप्रिय औद्योगिक फसल है, यानी कि यह उद्योग में बनाए जाते हैं। यह कुटीर उद्योग में नहीं बनाए जाते, यह बड़े उद्योगों में बनाए जाते हैं। उसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं, आप कहते हैं। इसके बाद यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? जहाँ की मिट्टी काली हो और जहाँ की जलवायु क्या हो, गर्म हो, यानी कि गर्मी वाले क्षेत्र में। कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, और क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश हो गए। इसके बाद समझ गए कि इसको ओटोनी द्वारा, एक यंत्र होता है उसके द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद हम कपास के उपयोग जानते हैं कि जो कपास होता है कॉटन, इसका उपयोग हम किन चीज़ों में करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देखते हैं वस्त्र, उसको हम बनाते हैं कॉटन। पॉलिस्टर का भी वस्त्र होता है, लेकिन हम क्या वस्त्र जो होता है जो अब कॉटन का बनता है। तो पहला हो गया वस्त्र जो हम कपड़े पहनते हैं वो बनाया जाता है। दूसरा हो गया आपका विशेष प्रकार के कागज होते हैं, यानी कि जो महंगे कागज होते हैं उसको अन्य कार्यों में लगाया जाता है, यानी कि जो लंबे समय तक टिक सके, वो हो गया विशेष प्रकार के कागज। इसके बाद गन कॉटन नामक बारूद बनाने में भी
कपास का उपयोग किया जाता है। आपने एक द लीजेंड ऑफ भगत सिंह वाले पिक्चर मूवी देखे होंगे, इसमें गन कॉटन का बात कहा गया, यानी कि उसमें बनाया गया कि बारूद की यानी कि बम किस चीज़ से बनाया जाता था। उसमें बताया गया था कि जो बम होते थे पहले, उसमें गन कॉटन के द्वारा बनाया जाता था। वो एक उदाहरण आप मूवी द्वारा सुने होंगे। इसके बाद इसका उपयोग गद्दे, जैसे कि जो गद्दे होते हैं उस पर हम सोते हैं, रजाई भरवाने में, आमतौर पर गांव में रजाई भराया जाता था। शहर में तो इतना नहीं, लेकिन शहर में तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में क्या करते हैं लोग, रजाई भराते हैं। तो रजाई भराने में जो तकिया पे आप सोते हैं उसमें, और कुशन कुशन भी होता है एक प्रकार का रजाई टाइप से, उसमें भरने में कुशन क्या बोलते हैं, जो क्या उस पर लगा रखा जाता है, वो हो गया। आशा करते हैं कि आप कपास के बारे में समझ लिए, कपास के उपयोग के बारे में समझ लिए। अब हम पटसन या जूट के उपयोग को समझते हैं। तब आइए अब हम पटसन के बारे में समझते हैं। तो पटसन या जूट, इसे हम क्या कहते हैं, पटसन या जूट। इसे पटसन या पाट या पटुआ नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। पटसन जो होता है वो पाट या पटसन नामक एक पौधा होता है, इससे प्राप्त किया जाता है। यह मुख्य रूप से किस ऋतु में होता है, जैसे कि कपास जो था वो यानी कि गर्मी क्षेत्र में होता था, उसी प्रकार यह वर्षा क्षेत्र में होता है। यह मुख्य रूप से दो देश, जैसे एक भारत हो गया और बांग्लादेश, दो देशों में यह मुख्य रूप से होता है। भारत में कहाँ, बिहार और असम वाले राज्य पे, और बिहार के किस किस जिले में, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, खगड़िया हो गया। इन जिलों में क्या पटसन या कपास की खेती करते हैं। तो पटसन या जूट क्या होता है, पटसन नामक एक पौधे से पटसन प्राप्त किया जाता है, और पटसन मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में होती है। यह दो देशों में मुख्य रूप से होता है, एक हो गया भारत और दूसरा बांग्लादेश। भारत में दो राज्यों में होता है, एक हो गया असम और एक हो गया क्या, बिहार। तो अपने बिहार में कहाँ कहाँ, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया। इन जिलों में पटसन या जूट का खेती की जाती है, और इसका खेती करना बहुत ही आसान है। इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले खेत में उसको लगाया जाता है, इसके बाद इसको काट लिया जाता है, काटने के बाद एकत्र किया जाता है, एकत्र कर लेने के बाद एक जगह एकत्र करके बाद उसको पानी में लाया जाता है, पानी में थोड़े देर फूलने के बाद उसको सुखाया जाता है, और इस प्रकार से इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। अन्य कार्यों में किस कार्यों में, तो आज हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पटसन के उपयोग के बारे में। तो पटसन का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता है, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, या ठंड के समय हम इसका बोरा का उपयोग, सुतरी वाला बोरा कहते हैं, इसके रूप में करते हैं, जो ठंडा या आराम प्रदान करता है। तो इसका उपयोग अनाज भंडारण के रूप में किया जाता है, यानी कि देखते होंगे धान की कटाई होती है तो धान को बोरा में भरा जाता है, या गेहूं की कटाई होती है तो गेहूं को भरा जाता है। इन रूपों में इसका उपयोग करते हैं। क्या जो पटसन, ये जो पौध क्या बोलते हैं, पटसन जो होता है उससे क्या क्या बोलते हैं, उसको इसमें आटा रख सकते हैं, तो नहीं, पटसन में आटा नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें छेद टाइप से होते हैं, उसको हम प्लास्टिक वाला बोरा में रखते हैं। तो इसका उपयोग अनाज भंडारण में, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसके रूप में हम कर सकते हैं। इसके बाद इससे रस्सियाँ बनाई जाती है। जो पटसन होंगे, देखते होंगे घर में बांधने के लिए रस्सियाँ बनाई जाती है, इसी प्रकार की, जैसा बोरा होता है उसी प्रकार से उनकी रस्सी होती है। खुरदरे, कैनवास तथा फर्श पर बिछाने वाले वस्तुएं बनाई जाती है। जो फर्श होता है, टाइल्स होता है, उस पर बिछाने के लिए, इसी से पैर पोछने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाने के लिए भी पटसन का उपयोग किया जाता है। पटसन का उपयोग समझ गए कि किन किन कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया अनाज भंडारण के लिए, दूसरा हो गया आपका रस्सी बनाने के लिए, तीसरा हो गया फर्श पर बिछाने के लिए, और चौथा विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान बनाने के लिए। इसके बाद हम समझ गए कि इसके प्राकृतिक तंतु के दो प्रकार, एक हो गया था पटसन, यानी कि एक हो गया था पादप या वनस्पति। तो ये पादप के उदाहरण थे, फसल पादप के उदाहरण पटसन हो गया, कपास हो गया, और एक था क्या बोलते हैं, जंतुक स्रोत। तो जंतुक स्रोत दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक तो ऊन तथा रेशम से।
तो ऊन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो अंगोरा ऊन मुख्य रूप से भेड़ से प्राप्त होता है। ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ की खाल से प्राप्त होता है। जो देखते हैं उनके बालों से क्या ब्लैंकेट या कंबल बनाए जाते हैं। और यह मुख्य अंगोरा नस्ल के खरगोश से भी बनाए जाते हैं। याक हो गया, ऊँट हो गया, भेड़ हो गया, इन सब से क्या बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं। जो आप ऊनी वस्त्र पहनते हैं या ऊनी जब ओढ़ते हैं ब्लैंकेट या कंबल जो भी हुआ, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। ऊँट जो होता है ऊँट से भी बनाए जाते हैं। और ऊँट के अलावा क्या याक जो होता है उससे भी क्या ऊन बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊन बनाए जाते हैं। तब आगे चलिए हम रेशम के बारे में जानते हैं कि रेशम हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह रेशम एक प्राकृतिक स्रोत है। यह हमें सिल्क मॉथ नामक कीटों से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, हमें सिल्क नामक कीटों से। किस नामक कीटों से, सिल्क नामक कीटों से प्राप्त होते हैं। इनकी 4 अवस्थाएं होती है। जो इसकी उत्पादन होती है 4 अवस्थाओं में होते हैं। पहला तो ये अंडा ईग के रूप में होते हैं, अंडा होते हैं। इसके बाद लावा या कैटरपिलर बनता है, लावा या कैटरपिलर बनते हैं। इसके बाद प्यूपा बनते हैं। प्यूपा को हम कोकुन भी कहते हैं। जब यह कोकुन क्या होता है, कोकुन एक धागा होता है। इसके बाद धागा बनता है और एक वयस्क के रूप में, यानी कि 4 अवस्थाओं में रेशम बनते हैं। पहला हो गया अंडा के रूप में, दूसरा लावा या कैटरपिलर के रूप में, तीसरा प्यूपा के रूप में, चौथा वयस्क के रूप में, एडल्ट के रूप में। इसके बाद हम समझ लिए कि प्राकृतिक में पादप एवं जंतु दोनों समझ गए। इसके बाद जंतु के हो गए ऊन और रेशम। पादप के कौन कौन हो गए थे, कपास हो गए थे, पटसन हो गए थे, ये हो गए थे। इसके बाद हम समझते हैं संश्लेषित या कृत्रिम तंतु। संश्लेषित या कृत्रिम तंतु किसे कहता है, इसे हम संश्लेषित तंतु भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु को संश्लेषित तंतु भी कहते हैं। यह मानवों द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे हम मानवकृत तंतु भी कहते हैं। यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए वस्त्र बनाते हैं, उनको हम मानवकृत तंतु या संश्लेषित तंतु कहते हैं। इनके उदाहरण हो गए नायलॉन, ये सब इतने अच्छे नहीं होते हैं। पॉलिस्टर हो गया, ये सब पॉलिस्टर जो होते हैं वो खून चूसने का काम करते हैं। इसीलिए आपने आप माता पिता से सुने होंगे कि पॉलिस्टर का उपयोग ना करना चाहिए। इसके बाद एक्रिलिक हो गए, एक्रिलिक हो गए। इसके बाद टेलीलीना हो गए। ये सब हो गए किसके उदाहरण, संश्लेषित के। संश्लेषित के आपको 2 याद रखना है, नायलॉन और पॉलिस्टर, और ये सभी आप याद रख सकते हो। आशा करते हैं कि आप मिश्रित या कृत्रिम तंतु समझ गए होंगे। इसके बाद हम संश्लेषित तंतु समझ गए होंगे। अब हम मिश्रित तंतु के बारे में जानते हैं, मिक्स फाइबर। ये क्या होते हैं, इसमें जिसमें 2 चीज मिले होंगे। जैसे कि ये एक तो प्राकृतिक भी होगा और कृत्रिम भी होगा। जैसे कि हो गया कपास का भी कुछ अंश होगा और नायलॉन या पॉलिस्टर का भी कुछ अंश होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड तंतु। समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया। इसको हम चित्र के द्वारा भी आप समझा देते हैं। आप देख सकते हैं, ये चित्र हो गए, इनके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम समझे कि वस्तु हमारे दैनिक जीवन की वस्त्र यह यहाँ तक हमारे चैप्टर थे, यहाँ तक समाप्त हो गए। आशा करते हैं कि आपको यह सारे चैप्टर समझ में आ गए होंगे कि हम वस्त्र हम तक कैसे आता है, हम वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, और वस्त्र हम हमारे कितने यानी कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी को आज हम समझे कि वस्त्र हमारे तक कैसे पहुंचता है। आशा करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी लगती होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।